अस्सलाम वालेकुम टू ऑल पार्ट वन स्टूडेंट्स। बेटा आप सबको वेलकम करते हैं आरबी ट्यूटोरियल्स में। आज का जो हमारा लेक्चर है एफएससी पार्ट वन में चैप्टर नंबर 3 गैसेस से, दैट इज़ अ जॉल थॉम्सन इफेक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था जनरल प्रिंसिपल ऑफ लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन एक्चुअल में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड। एक गैस को जब लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है उसको लिक्विफिकेशन कहते हैं, कि एक ऐसा अमल जिससे गैस को हम लिक्विफाई कर सकें। उसके लिए हमने कुछ कंडीशन स्टडी की थी। हमारे पास दो कंडीशंस थी कि किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए या तो हमारे पास, बल्कि जो हमारे पास कौन सी दो कंडीशंस हैं, एक तो हमारे पास कंडीशन थी हाई टेम्परेचर, ठीक है जी, ओ सॉरी, एक कंडीशन हमारे पास क्या थी? हाई प्रेशर, एंड सेकेंड वन थी लो टेम्परेचर। ये दो कंडीशंस अगर कंप्लीट हो तो हम किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो हम जो स्टडी करना जा रहे हैं दैट इज़ अ जॉल थॉम्सन इफेक्ट। जॉल थॉम्सन इफेक्ट एक्चुअल में लिक्विफिकेशन प्रिंसिपल का ही एक पॉइंट है। ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि कैसे किसी भी गैस का टेम्परेचर डिक्रीज़ किया जा सकता है, ठीक है, कि हम किसी गैस का टेम्परेचर किस तरह से डिक्रीज़ कर सकते हैं। और ये प्रिंसिपल कैसे यूज़ होता है कि कैसे जितनी भी हमारे पास कूलिंग डिवाइसेस होती हैं, जस्ट लाइक हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर, फ्रीज़र या एयर कंडीशनर, इन सारी कूलिंग डिवाइसेस में कैसे गैस के टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके उसको कूल किया जाता है, कैसे उसको लिक्विफाई किया जाता है, ठीक है जी। तो जॉल थॉम्सन इफेक्ट बेसिकली ये प्रिंसिपल जो है ये किस पे बेस करता है? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अगर राइट करते हैं, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ हाईली compressed गैस, व्हेन अ हाईली compressed गैस, अब अगर हम हाईली कंप्रेस्ड गैस की बात कर रहे हैं तो इट्स मीन हम किसकी बात कर रहे हैं? हाई प्रेशर की, कि हमने गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। कि जब एक बहुत ज़्यादा प्रेशराइज गैस को अलाउ किया जाता है, इज़ अलाउड, कि उसे अलाउ कर दिया जाता है टू एक्सपेंड, कि हमने किसी गैस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किए और बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने के बाद हम उसको अचानक से एक्सपेंड कर देते हैं, उसको अचानक से आज़ाद कर देते हैं, उसको अचानक से हम लो प्रेशर वाले एरिया में ले जाते हैं। इज़ अलाउड टू एक्सपेंड इन टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, इट गेट्स कूल्ड। तो गैस क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें, ये प्रिंसिपल हमारे बेसिकली दो ही पॉइंट्स बताता है। फर्स्ट पॉइंट इसने यूज़ किया है हाईली कंप्रेस्ड गैस। हाईली कंप्रेस्ड गैस का मतलब है कि हमने गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर अप्लाई किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे मेंशन किया इज़ अलाउड टू एक्सपेंड इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, कि हम हाई प्रेशर वाले रीजन से गैस को किस रीजन में ले जाते हैं? लो प्रेशर वाले रीजन में ले जाते हैं। मीन हम एक हाईली कंप्रेस स्टेट से उसको लो कंप्रेस स्टेट पे ले आते हैं, तो गैस क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जब हम गैस को लेके आते हैं तो ऐसा कौन सा चेंज आता है कि जो हमारे पास गैस होती है वो कूलिंग स्टेट में आ जाती है? तो हम यहाँ पे पॉइंट मेंशन करते हैं, हेडिंग देते हैं ताकि ये बाद में हमें क्लियर होता जाए। रीज़न फॉर कूलिंग ऑफ अ गैस, ठीक है, कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आने के बाद जो गैस कूल करती है उसकी बेसिकली रीज़न क्या होती है। हमने यहाँ पे लिखा कि हाई कंप्रेस स्टेट से लो कंप्रेस स्टेट पे आती है, लो प्रेशर पे आती है, तो गैस क्या हो जाती है? कूल हो जाती है। तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह से मेंशन करेंगे, कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि जस्ट सपोज आप देखें कि ये हमारे पास एक सपोज एक नैरो ट्यूब है, ठीक है जी, ये एक नैरो ट्यूब है और नैरो ट्यूब में क्या है हमारे पास? इस नैरो ट्यूब में छोटे छोटे गैसियस पार्टिकल्स हैं और नैरो ट्यूब है तो गैसियस पार्टिकल बहुत ज़्यादा प्रेशराइज स्टेट में है, ठीक है जी। गैस मतलब एक बिल्कुल नैरो सी ट्यूब है, तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोज हैं, तो मीन उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो अचानक से एक बारीक सी, जस्ट लाइक अ नोजल ऑफ अ जेट, ठीक है, एक नोजल ऑफ अ जेट हम कहते हैं कि जो बहुत बारीक सा एक पोर होता है, बहुत बारीक से ऑरिफिस होता है, सुराख होता है, ठीक है जी। हम इसके ज़रिए जब गैस अचानक से क्या हो जाएगी? एक्सपेंड हो जाएगी। मीन
ये कौन सा रीजन है? ये जो रीजन है यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर हाई प्रेशर एग्जर्ट है। इसको हम किस में लेके आए? इनटू अ रीजन विच इज़ अ लो प्रेशर। अब जब गैस को अचानक से एक्सपेंड किया जाएगा तो होगा क्या एक्चुअल में? जब यहाँ पे हाई प्रेशर है तो गैसेस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज हैं, क्लोज टू ईच अदर। क्या है? एक दूसरे के क्लोज। जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स क्लोज टू ईच अदर, गैसेस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज हैं। और जब गैसेस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज हैं तो इनके दरमियान कौन सी फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं? इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन देम। मीन इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस भी क्रिएट हो जाएंगी। अब होगा क्या? मैं रिपीट कर रही हूँ, गैस के मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर स्टेट में है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस इनके दरमियान ऑपरेट करिए, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस पाए जाएंगे। अब हमने गैस को अचानक से हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में ले आए हैं। अब लो प्रेशर रीजन में आने से क्या होगा? जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इनके दरमियान तो एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, ये फ्रीली मूव करते हैं, तो गैसेस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मतलब डिस्टेंस पे आ जाएंगे। हम कहते हैं कि मतलब गैसेस मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, कि गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अब होता है एक्चुअल में क्या है? मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो इस तरह से अब देखें, यहाँ पे अट्रैक्शन मैक्सिमम थी, यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो गया तो अट्रैक्शन क्या है? मिनिमम है। अब गैसेस मॉलिक्यूल ट्राई करते हैं कि वो किसी तरह इस अट्रैक्शन को दोबारा से अटेन कर लें, ठीक है? मतलब उनके दरमियान जो पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम थी जब वो एक दूसरे के क्लोज थे, और जब वो इस तरह से दूर हो जाते हैं तो गैसेस मॉलिक्यूल्स इंटरनली यही कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह से इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को दोबारा से अटेन कर लें, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाए। तो इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को अटेन करने के लिए गैसेस मॉलिक्यूल्स अपने अंदर की एनर्जी यूज़ करते हैं। आपने इस बात को गौर से सुनना है, ठीक है? अब गैसेस मॉलिक्यूल जब अपने अंदर की एनर्जी यूज़ करते हैं तो जिसकी वजह से जो गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है, गैस मॉलिक्यूलर एनर्जी लो हो जाती है, ठीक है? जब एनर्जी लो हो जाती है तो गैस क्या हो जाती है? कूल हो जाती है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल था कि रीज़न क्या होती है कूलिंग की। मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब हाई प्रेशर में होते हैं मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज होते हैं, एक दूसरे के क्लोज होने के बाद इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम होती हैं। जब अचानक से गैस एक्सपेंड हो जाती है, लो प्रेशर रीजन में आ जाती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिस्टेंस पे हो जाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस मिनिमम हो जाती हैं। और हर गैसेस मॉलिक्यूल कोशिश करता है कि वो दोबारा से इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को अटेन कर सके। तो इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को अटेन करने के लिए गैसेस मॉलिक्यूल अपने अंदर की एनर्जी को यूज़ करते हैं। जब अंदर की एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं तो उनकी एनर्जी लो हो जाती है, जिसके नतीजे में गैस क्या हो जाती है? हमारे पास कूल हो जाती है। ये प्रिंसिपल है जो कि यूज़ होता है तमाम जस्ट लाइक कूलिंग डिवाइसेस में। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, कि हमारे पास कितने मेथड हैं गैसेस को लिक्विफाई करने के, तो मेथड तो हमारे पास बहुत से हैं, लेकिन जो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे जो आपके सिलेबस में है वो है लिंड्स मेथड, ठीक है? लिंड्स एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ये लिक्विफिकेशन का मेथड यूज़ किया था लिंड्स अपरेटस के ज़रिए। तो उसके बेस पे, उसके नेम की बेस पे हम इस मेथड को क्या नाम देते हैं? लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं, मेथड क्या है हमारे पास, ये डायग्राम एंड ड्रा की हुई है, लिंड्स लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, ठीक है? इसके साथ हमने वो थोड़ा सा लोअर साइड पे आ चुके हैं, नो इशू, ठीक है? लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। अब सबसे पहले मैं इसके पॉइंट्स मेंशन करती हूँ कि हमारे पास जो इसका अपरेटस होता है, अपरेटस में हमारे पास क्या क्या है। मैं यहाँ पे पहले पॉइंट राइट करती हूँ, उसके बाद आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाती हूँ। अपरेटस में फर्स्ट वन जो है हमारे पास कंप्रेसर है। अब कंप्रेसर किस लिए यूज़ होगा? कंप्रेसर के नाम से ही हो रहा है, कंप्रेस करना है, हाई प्रेशर अप्लाई करना है। कंप्रेसर ही यूज्ड फॉर अप्लाइंग हाई प्रेशर। हाई प्रेशर अप्लाई करने के लिए क्या यूज़ होगा? कंप्रेसर यूज़ होगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? दिस वन इज़ अ रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड।
रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड क्यों यूज़ होगा? रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड जो होता है ये रिमूव करता है लिक्विड में से या बल्कि गैस में से रिमूव हीट ऑफ कंप्रेशन, कि गैस में कंप्रेस करने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसको क्या करेगा, ये रिमूव करेगा, रिमूव हीट ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। थर्ड पॉइंट हमारे पास अपरेटस में कौन सा है? थर्ड, दिस वन इज अ स्पाइरल ट्यूब। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास क्या है? पॉइंट चेंज। थर्ड वन इज अ स्पाइरल ट्यूब। अब स्पाइरल ट्यूब क्या करेगी? स्पाइरल ट्यूब टू इंक्रीज द प्रेशर ऑन गैस। ठीक है, स्पाइरल ट्यूब जो होती है ये एक नैरो साइज का टिप पॉइंट होता है। ये क्या करती है? ये गैस पे प्रेशर को इंक्रीज करती है। एंड लास्ट वन जो फोर्थ पॉइंट आएगा हमारे पास, दिस वन इज अ एक्सपेंशन चैम्बर। ये हमारे पास क्या है? एक्सपेंशन चैम्बर है। ये 4 बेसिकली हमारे पास मेजर पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज अ कंप्रेसर, सेकंड वन इज अ रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड, थर्ड वन इज अ स्पाइरल ट्यूब एंड फोर्थ वन इज अ एक्सपेंशन चैम्बर। अब मैं अगर इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग मेंशन करूं तो ये हमारे पास जो पार्ट है, दिस वन इज अ कंप्रेसर, जो आने वाली एयर को क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। ठीक है जी, उसके बाद ये वाली जो हमारे पास ट्यूब है, ये जो लिक्विड है, इसको हम क्या नाम देते हैं? दिस लिक्विड इज कॉल्ड एज अ रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड। रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड में जैसे समझ लें कि आपके पास आइस वाटर है, ठीक है, जो बिल्कुल हमारे पास फ्रीज फॉर्म में है, इसको हम क्या नाम देते हैं? रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड। उसके बाद जो हमारे पास ये दिस वन, ये जो स्पाइरल सी जिगजैग मैनर में इस ट्यूब को हम क्या नाम देते हैं? बलदार। स्पाइरल ट्यूब मीन जो बलदार ट्यूब होती है, स्पाइरल ट्यूब आ गई। और ये जो नीचे आपको ब्लॉक सा नजर आ रहा है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ एक्सपेंशन चैम्बर। ठीक है, ये हमने चारों पार्ट इसके मेंशन कर दी। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये जो ऑपरेटर्स होता है ये यूज़ किस तरह से होता है? तो बेटा ज़रा आप आपने गौर रखना है, हमने गैस को करना है लिक्विफाई। अब ये वो पॉइंट है जहाँ से फ्रेश एयर जो होगी वो इंटर होगी कंप्रेसर में। गौर से आपने सुनना है, फ्रेश एयर किस में इंटर हुई? कंप्रेसर में। फ्रेश एयर जैसे ही कंप्रेसर में इंटर होगी, कंप्रेसर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा और गैस के मॉलिक्यूल्स पे इतना प्रेशर अप्लाई करेगा कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। मैं यहाँ पे पॉइंट बताऊँ कि कंप्रेसर की वजह से जब प्रेशर अप्लाई होता है, जब भी किसी गैस पे प्रेशर अप्लाई होता है तो उस गैस में क्या प्रोड्यूस हो जाती है? गैस में प्रोड्यूस हीट, गैस में हीट प्रोड्यूस हो जाती है। किस वजह से? ड्यू टू कंप्रेशन। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि कंप्रेशन की वजह से हीट क्यों प्रोड्यूस होती है? तो उसकी रीज़न ये है, ज़रा इधर आप गौर करें। ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं ये क्या करते हैं? हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था, गैसेस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, बेतरतीब हरकत करते हैं। जब तो आपस में क्या करते हैं? कोलाइड अमंग देमसेल्व्स, आपस में कोलाइड करते हैं। जब कोलाइड आपस में करते हैं तो उसके बाद कोलिजन के नतीजे में ये क्या करते हैं? एक दूसरे पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब प्रेशर, अब खुद देखें, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से टकराएगी, प्रेशर अप्लाई करेगी, तो वो कुछ हद तक अपनी हीट भी ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, जब दो बॉडीज़ आपस में टकराती हैं तो टकराने के नतीजे में, कोलिजन के नतीजे में वो अपनी हीट ट्रांसफ़र करती हैं। अब जब गैस के मॉलिक्यूल, जस्ट सपोज ये कंडीशन देखें, अब जब गैस के मॉलिक्यूल हैं वो इतनी कंप्रेस स्टेट में हैं, अब इन्होंने रैंडमली मूव भी करना है, आपस में कोलिजन भी करना है और प्रेशर भी अप्लाई करना है। और जब प्रेशर अप्लाई करना है तो कोलिजन के नतीजे में इनकी हीट भी ट्रांसफ़र होनी है। तो आपस में जब उनको बाहर निकलने की जगह ही नहीं मिलेगी तो रैंडमली कोलिजन की वजह से इनकी जो हीट होगी आपस में ट्रांसफ़र की वजह से वो इंक्रीज़ होती जाती है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि कोई भी जो गैस होती है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू कंप्रेशन। अच्छा जी, आई होप आपको ये कंप्रेशर और हीट ऑफ कंप्रेशन वाला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। फ्रेश एयर इंटर हुई, कंप्रेसर की वजह से वो कंप्रेस हुई। अब जब गैस कंप्रेस हो चुकी है, इस पॉइंट में ये वाली जो ट्यूब है इसमें कौन सी गैस होगी? इसमें कंप्रेस्ड एयर होगी। ठीक है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो हम एयर बता रहे हैं, इसमें गैसेस का मिक्सचर है। अब यहाँ कंप्रेसर ने एयर को क्या कर दिया? कंप्रेस्ड कर दिया, मीन उस पर प्रेशर अप्लाई कर दिया। अब कंप्रेस्ड एयर है, ज़ाहिर सी बात है उसमें हीट भी होगी क्योंकि कंप्रेस हमने किया और हीट ऑफ कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा। अब कंप्रेस्ड एयर से हीट को रिमूव करने के लिए, क्योंकि हमने गैस को ठंडा करना है, अब हीट को रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या है? रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड। जैसे जस्ट सपोज आपके पास एक ग्लास में कोई बहुत गर्म पानी हो, ठीक है, आप उसको एक ऐसे बाउल में रख दें जिसके साइड पे आइस होगी,
माइंड में इमेजिनेशन कर लें, एक बाउल है फुल ऑफ आइस है, आपने उसके अंदर एक ग्लास रख दिया है जिसमें गर्म पानी है, तो आप जब देखेंगे तो थोड़ी देर के बाद जो पानी होगा वो ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा हो जाएगा? क्योंकि आइस ने उसकी सारी हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है। इसी तरह गैस की जितनी भी हीट होगी, ये जो रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड, कूल लिक्विड होगा, ये उस सारी हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर देगा और गैस को ठंडा कर देगा। अब जो एयर है, यहाँ से एयर मूव करेगी इस साइड पे, फर्दर फिर वो किस में से गुजरेगी, रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड में से गुजरेगी, और रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड क्या करेगा, काफ़ी हद तक उसके मतलब जो हीट है उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पे जो हीट कंप्रेस किया है, तकरीबन हमने कितना प्रेशर अप्लाई किया है, 200 एटमॉस्फेयर इस पर प्रेशर अप्लाई किया है। अच्छा जी, रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड में से गुजर के ये बाद में किधर आएगी, यहाँ पे स्पाइरल ट्यूब की तरफ मूव करेगी। अब जो स्पाइरल ट्यूब है हैविंग अ जेट एट द एंड, जेट एट द एंड मीन एक नोजल, एक नोकदार सा इसके आगे, जस्ट लाइक ये चीज़, ठीक है, जैसे जेट प्लेन जो होते हैं उनके आगे से एक नोक होती है, कोन टाइप फॉर्म होती है, उसे हम कहते हैं जेट। अब ये जो स्पाइरल ट्यूब है इसके एंड पे एक जेट है। जब एयर जेट मतलब ये यहाँ से मूव करती करती एयर जो होगी जेट से बाहर आएगी, तो ये काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी होगी, ठीक है जी। यहाँ पे जब वो नैरो ट्यूब के अंदर थी तो उसके ऊपर प्रेशर कितना था, 200 एटमॉस्फेयर था। जब ये जेट फॉर्म से एयर बाहर निकलेगी तो गैस का प्रेशर कितना हो चुका होगा, अचानक से जब वो एक्सपेंड होगी, जैसे हाई प्रेशर था 200 एटमॉस्फेयर, अचानक से लो प्रेशर आएगा तो वो कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। तो जब अचानक से एक्सपेंड होगी, इस स्पाइरल ट्यूब के एंड में एक होल होगा जिसकी वजह से ये ओपन हो जाएगी, ठीक है, गैस बाहर रिमूव हो जाएगी, तो उसका 200 एटमॉस्फेयर से प्रेशर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर इसका प्रेशर आ जाएगा। और ये जो गैस होगी ये काफ़ी हद तक क्या हो चुकी होगी, कूल हो चुकी। अब ये जो कूल एयर है, कूल है 1 एटमॉस्फेयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे आ गया। अब ये जो कूल एयर है ये दोबारा किस तरफ मूव करेगी, ये कूल एयर दोबारा मूव करेगी कंप्रेसर की तरफ। अब कूल एयर कंप्रेसर की तरफ जब मूव करती है, ये आने वाली जो हवा है, आने वाली जो फ्रेश एयर है, गैसेस ऑफ मिक्सचर है, उनको भी क्या करेगी, उनके पार्टिकल के साथ मिलकर उनको कूल करने की कोशिश करेगी। और ये प्रोसेस, ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक गैस इस कंडीशन में ना आ जाए, जब तक गैस इतनी कूल ना हो जाए कि वो इजीली किस में ना कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक गैस लिक्विफाई नहीं हो जाती। और जितनी भी गैस लिक्विफाई होगी वो कहाँ इकट्ठी होती जाएगी, वो यहाँ पे एक्सपेंशन चैम्बर। एक्सपेंशन चैम्बर इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पाइरल ट्यूब के जरिए जो गैस होती है वो एक्सपेंड करती है, मतलब बाहर निकल के फैल जाती है, इसलिए इस चैम्बर को क्या नाम दिया जाता है, एक्सपेंशन चैम्बर का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे जितनी भी ये किस चीज़ को मेंशन कर रहा है, ये पोर्शन मेंशन कर रहा है कि यहाँ पे लिक्विड गैस जो होगी वो अवेलेबल होगी, जिसको हम बाद में एट द बॉटम ऑफ द एक्सपेंशन चैम्बर जो लिक्विड गैस है वो कलेक्ट होती जाएगी, जिसको हम बाद में एक्सपेंशन चैम्बर से रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे जो होता है लिंड्स मेथड का प्रोसेस हुआ कंप्लीट। कंप्रेसर ने क्या किया, गैस को कंप्रेस किया और उस पर प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर अप्लाई किया। कंप्रेस्ड एयर में से हीट को रिमूव करने के लिए रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड में से गुजारा गया, जिसने हीट ऑफ कंप्रेशन को एब्जॉर्ब कर लिया। रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड के बाद इसको स्पाइरल ट्यूब में से गुजारा गया, और स्पाइरल ट्यूब में से गुजरने के बाद जब गैस अचानक से एक्सपेंड करती है तो उसका प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर पे आ जाता है, और ये जो गैस के पार्टिकल्स ठंडे हो जाते हैं ये दोबारा से मूव करते हैं कंप्रेसर की तरफ। जब दोबारा से कंप्रेसर की तरफ मूव करते हैं तो आने वाले एयर के पार्टिकल या गैसेस के पार्टिकल के साथ मिलकर दोबारा से सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं, और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता रहता है जब तक गैस इतनी कोल्ड ना हो जाए कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। और एक्सपेंशन चैम्बर की जो बॉटम है, बेस में जो लिक्विफाई गैस जो है वो इकट्ठी होती जाती है, जिसको बाद में हम कलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द एक्सपेंशन चैम्बर। अब इसकी एक लिमिटेशन है, कहते हैं जितनी भी गैसेस हैं उन सबको लिक्विफाई किया जा सकता है बाय दिस लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, हम यहाँ पे मैं इधर जगह हम किधर इधर ही मेंशन कर देते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑल गैसेस कैन बी लिक्विफाई। अब हाइड्रोजन और हीलियम का क्या केस है कि हम हाइड्रोजन और हीलियम को लिक्विफाई नहीं कर सकते बाय लिंड्स मेथड। तो इसकी रीज़न ये है, मैं साथ ही इसकी कंडीशन मेंशन कर देती हूँ कि हाइड्रोजन और हीलियम हमारे पास क्या है। इसकी रीज़न है, एक तो ये है कि ये नॉन पोलर गैसेस हैं, दूसरी इसका क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके स्मॉल मॉलिक्यूल्स, कि ये जो दो गैसेस हैं इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, स्मॉल है, और इनको लिक्विफाई करने के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है इनका बहुत लो होता है।
पहला पॉइंट क्या है, ये नॉन पोलर गैसेज हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इनके मॉलिक्यूल स्मॉल होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है लो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, एंड दिस टेम्परेचर कैन नॉट बी अटेन्ड बाय दिस मेथड ऑफ द लिक्विफेक्शन. That's why hydrogen and helium cannot be liquefied by this method while all other gases can be liquefied, क्योंकि उनके जो क्रिटिकल टेम्परेचर होते हैं वो इतने ज़्यादा लो नहीं होते. दैट्स वाई हम उनको तो लिक्विफाई कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के लिए वी यूज़ अनदर मेथड ऑफ द लिक्विफेक्शन. तो बेटा ये वाला जो आपका क्वेश्चन है लिंड्स मेथड, जॉल थॉम्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये एक्सटेंसिव में. लिंड्स मेथड जब भी आप राइट करते हैं, लिंड्स मेथड आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिव क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है जी. अब जब भी लिंड्स मेथड आपके पास आएगा, आपने जॉल थॉम्सन इफेक्ट की स्टेटमेंट को लाजमी मेंशन करने हैं. आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें हमने जॉल थॉम्सन इफेक्ट को स्टडी किया, इसके प्रिंसिपल की रीज़न मेंशन की कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे आने पे गैस कूल क्यों होती है. दूसरा हमने लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन को विद डायग्राम एक्सप्लेन किया है. आई होप बेटा आपको इसके सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे. अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, माइंड में कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.